हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को के सारी एक्टिविटीज और सारे एक्सपेरिमेंट्स। इन एक्टिविटीज को हम फटाफट से रिवाइज करते हैं जिससे कि हमारे सारे कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 2.1 और इसमें हमें ये कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सॉल्यूशन को कलेक्ट करने के लिए बोला इसने? HCl लिया है, H2SO4 है, और है आपके पास HNO3 एसिटिक एसिड, साथ में है NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। और फिर इन सारे जो ये सैंपल हमने लेबोरेटरी से कलेक्ट किए उनको इसने टेस्ट किया है। किसकी हेल्प से टेस्ट किया है? हमारे पास है रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। एक वॉच ग्लास पर हमने बारी बारी से इन सारे सॉल्यूशन को डाला और फिर उसमें हमने ऐड किए ये रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, और फिर चेक किया कि इसमें क्या कलर चेंज होता है। तो अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन को लेते हैं तो HCl, H2SO4, HNO3 और CS3COOH इन चारों के साथ ये कोई भी कलर नहीं देता, लेकिन NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH के साथ ये ब्लू कलर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। एसिड में अगर हम इसको डालेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन को, पेपर हो या सॉल्यूशन हो, रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे तो हमें कोई कलर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम रेड लिटमस के अंदर बेस को डालेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलता है। इसी तरह अगर हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है और इसके अंदर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये ब्लू को क्या कर देता है बेटा? रेड में कन्वर्ट कर देता है, वहां हमें रेड कलर मिलता है। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम बेस डालते हैं तो हमें कोई कलर नहीं मिलता। दो और हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। एक्चुअली इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। तो जो हमारे पास इंडिकेटर हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर भी हो सकते हैं, मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी हो सकते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी हमारे सिलेबस में है। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। तो लिटमस है, ये हमारा लिटमस हो गया। और कैबेज, जो रेड कैबेज है उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। और जो हमारा टर्मरिक है इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर और ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो जो फिनोल्फ्थलीन है इसको मैं HPH लिख देती हूँ अभी ना, HPH, फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन की अगर बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और अगर इसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो हमें कोई कलर नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इसके अंदर बेस डालते हैं तो हमें पिंक कलर मिलता है। हमें सब इंडिकेटर्स जो ये मेन जो इंडिकेटर हैं जैसे रेड, ब्लू और मतलब लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, इनके बेटा आपको कलर याद करने होंगे। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, और अगर इसके अंदर हम बेस डालेंगे तो इसको ये येलो में कलर कन्वर्ट कर देगा। तो जो बेसिक मीडियम होगा, जो बेस होगा, वो मिथाइल ऑरेंज के कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? येलो कलर में। और जो एसिड है वो मिथाइल ऑरेंज के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कलर को देखकर कि जिस सॉल्यूशन में हम इसको डाल रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड और बेसिक को, बेस को पहचानने की ये एक टेक्निक होती है, ये एक तरीका होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या कह रही है? इसमें हम बात कर रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में जिनकी स्मेल डिफरेंट आती है, डिफरेंट स्मेल देते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो अनियन है, क्लो ऑयल है, ठीक है,
ये जो है ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। वनीला भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस एक्टिविटी में क्या किया इसने, एक प्लास्टिक बैग के अंदर एक प्लास्टिक बैग लिया और उसके अंदर इसने क्या किया, कुछ चॉप्ड अनियंस डाल दिए, अनियन के पीसेस डाल दिए इसके अंदर, फिल कर दिए, और इसी के अंदर इसने क्या किया, कुछ क्लोथ्स की स्ट्रिप डाल दी, कुछ क्लोथ की क्या डाल दी, स्ट्रिप डाल दी, राइट। मैंने क्या टमाटर जैसा सा बना दिया। तो इसके अंदर इसने स्ट्रिप डाल दी और इसको ओवरनाइट उसने फ्रिज के अंदर छोड़ दिया। अब उसने क्या किया, इसमें से स्ट्रिप को निकाला, एक स्ट्रिप निकाला जिसके अंदर स्मेल हो चुकी थी किसकी, अनियन की, क्योंकि वो अनियन के साथ हमने उसको रखा था रात भर पैक करके। तो अब एक स्ट्रिप में इसने क्या डाला बेटा, एसिड डाला, और जो दूसरा स्ट्रिप लिया इसने उसके अंदर इसने पेस्ट डाला, ठीक है। जब एसिड डाला तो एसिड के अंदर इसमें जो स्मेल है अनियन की प्रेजेंट रही, मतलब उसे स्मेल आई अनियन की, लेकिन बेस जब डाला उसने तो इसकी जो स्मेल है, जो इसकी ऑर्डर है, वो क्या हो गई बेटा, वेनिश हो गई, राइट। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया। एसिड में इसने यहाँ पर HCl लिया था, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, और बेस में इसने यहाँ पर NaOH लिया है, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। फिर उसने इनको वॉश कर दिया और दोबारा से देखा तो उसमें इसको कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। अब क्या किया नेक्स्ट, फिर से उसने स्ट्रिप ली, है ना, सेम प्रोसीजर किया उसने स्ट्रिप को, और इन स्ट्रिप पर उसने क्या लगा दिया, इस बार लगा दिया क्लो ऑयल। क्लो ऑयल की 2 स्ट्रिप ली, एक स्ट्रिप पर उसने एसिड डाला और दूसरी स्ट्रिप पर उसने बेस डाला, ठीक है। तो इसके केस में क्या हुआ, क्लो ऑयल के केस में जो एसिड डब डाला था तो जो क्लो ऑयल की स्मेल थी वो रिमेन रही, है ना, उसके अंदर स्मेल प्रेजेंट थी, लेकिन जब बेस डाला तो वो जो स्मेल थी क्लो ऑयल की वो क्या हो गई, वेनिश हो गई। ये क्या हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, स्मेल क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई इन केस ऑफ बेस। इसी तरह जब उसने अगला एक्सपेरिमेंट किया, उसने अब इस स्ट्रिप के ऊपर क्या लगाया है बेटा, इस स्ट्रिप के ऊपर लगाया उसने वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की एक मीठी सी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है वनीला एसेंस। दूसरी स्ट्रिप पर भी उसने क्या लगाया, वनीला एसेंस। अब इसने इसके ऊपर एसिड डाला और बेस डाला, सेम जैसे हम पहले प्रोसीजर कर रहे हैं। एसिड डालने पर वनीला की हमें स्मेल आई, लेकिन बेस डालने पर जो स्मेल थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमें ये पता चला कि जो वनीला है, क्या ऑब्जर्वेशन निकाला हमने, वनीला, अनियन एंड क्लो ऑयल, ये जो तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं, इन तीनों ने एक जैसा बिहेवियर शो किया। इनकी जो स्मेल है एसिडिक मीडियम में तो प्रेजेंट रही, एसिडिक मीडियम में जो इनकी स्मेल थी वो प्रेजेंट रही, लेकिन बेसिक मीडियम में ये क्या हो गए, ऑर्डरलेस हो गए। बेसिक मीडियम में क्या हो गए, ऑर्डरलेस हो गए। तो बेटा अब आप ये याद रखेंगे, एक साथ तीनों ही आपके सिलेबस में, तीनों का आपने एक साथ याद कर लिया कि एसिडिक मीडियम में सबकी जो स्मेल है वो रहेगी एज सच, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल क्या हो जाएगी, चली जाएगी इन केस ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये हमने बात की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है, नेक्स्ट एक्टिविटी में थोड़ा सा पोर्शन हमने पहले वाले जो अपनी चैप्टर था उसमें भी किया हुआ है। इसमें इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर इसने लिया जिंक, ठीक है, जिंक के कुछ पीसेस लिए, टुकड़े लिए छोटे छोटे, और टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने फिर डाल दिया एसिड, H2SO4 ले लो चाहे आप HCl ले लो। इसने यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और क्या किया है इसने, उसके बाद एड अ फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसने यहाँ पर ऐड किया है। तो जब जिंक H2SO4 आप डालेंगे जिंक के अंदर तो एसिड इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो मेटल है, जो जिंक है, मैंने पहले भी बताया इट इज मोर रिएक्टिव, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद सॉल्ट बना लेगी, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा
और साथ में हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व होगी, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई वो ये जो हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई है उससे इस टब में आ गई। ये टब जैसा जो उसने बनाया हुआ है ना, इस बकेट में, या जो टब है ये इसमें आ गई। और इस टब के अंदर इसने क्या लिया हुआ है, सोप का सॉल्यूशन लिया हुआ है, साबुन का सॉल्यूशन बना रखा है। जब यहां से ये हाइड्रोजन गैस आएगी इस सोप सॉल्यूशन के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ट्रैप्ड हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, गेट ट्रैप्ड इन सोप बबल्स। सोप बबल्स में क्या हो गई बेटा, ये ट्रैप हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, और ये बबल अब क्या हुआ, हल्के हो गए तो ये बाहर निकलने लगे। अब इसने क्या किया, इस बबल के पास क्या लेकर आया, बर्निंग कैंडल लेके आया, बर्निंग कैंडल लेके आया। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल लेकर आते हो तो पॉप साउंड के साथ बर्न करने लगती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ट्रैप थी, है ना, ट्रैप थी, तो बर्निंग सेंसेशन, सॉरी, जो पॉप साउंड है वो तो होगी, साथ में छोटा सा हल्का सा ना एक्सप्लोजन होता है, लिटिल एक्सप्लोजन, क्योंकि ये बर्स्ट होते हैं ना, ठीक है। लिटिल एक्सप्लोजन होगा और हमें क्या सुनाई देगी, पॉप साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड सुनाई देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि हमने इस सेम एक्टिविटी को यानी कि ये जो सेम एक्टिविटी की है इसके अंदर उसने जिंक के अंदर एक बार HCl को डाला और फिर चेक किया क्या यही हो रहा है, इसमें भी HNO3 को डाला, फिर चेक किया, और फिर इसने इसमें एसिटिक एसिड को डाला और इस प्रोसीजर को बेटा इसने रिपीट किया। देखो ये जिंक H2SO4 वाली रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुकी है, इस चैप्टर में भी आ चुकी है, और ये आगे मेटल नॉन मेटल में भी आएगी। लेकिन ये जो बाकी की रिएक्शन है आपको ये भी लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं। ये वाली रिएक्शन तो हमें याद होती है, ये रिएक्शन भी आप कर लोगे। इसमें क्या होगा, जिंक रिप्लेस करेगा, ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस फिर से ट्रैप हो जाएगी, बुलबुले बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो HNO3 होता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता है, साथ में ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या होता है, अपने आप रिड्यूस हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये NO2 गैस बाहर निकालता है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। यहां पर बनेगा जिंक नाइट्रेट, साथ में NO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। यहाँ पर जैसे ही जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका ऑक्सीडेशन होकर वो H2O में कन्वर्ट हो जाती है, और अपने आप ये जो नाइट्रिक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, खुद NO2 में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलेंगी, NO2 की ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती। अब जिंक एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ मिलेगा जिंक एसीटेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली जो रिएक्शन है एसिटिक एसिड भी ऐसे ही काम करेगा जैसे H2SO4 काम कर रहा है, और HCl भी ऐसे ही काम करेगा जैसे H2SO4 कर रहा है। H2SO4, HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH एक जैसे ही रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करे, ठीक है। बस जो सॉल्ट है वो डिफरेंट बने। तो ये तीनों रिएक्शन और साथ में ये आप नोट कर लेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये फिर से जिंक मेटल को ले रहा है, जिंक मेटल है, सॉलिड है, और इसने इसके अंदर डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है बेटा, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है और अब इसको वार्म किया है। तो फिर कह रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं, और जो ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं इस एक्टिविटी को आप 2.3 के अकॉर्डिंग ही आप बाकी सारे स्टेप करो, यानी कि जो प्रीवियस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये रिएक्शन भी करनी है। जैसे कि आपने यहाँ जिंक लिया था, जिंक में H2SO4 की जगह आप NaOH डालो, फिर जो गैस निकलेगी उसको इस
साबुन का जो आपने ये सॉल्यूशन तैयार किया है, सोप सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें पास करो एंड देन फिर उसके पास कैंडल लेकर आओ। यही आपको रिपीट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जब आप जिंक के अंदर NaOH डालते हो तो जिंक बना देता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बना देता है और साथ में बेटा यहाँ पर भी ना हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सेम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी, ये ट्रैप हो जाएगी बबल्स के अंदर, और जब आप इसके पास एक कैंडल लाओगे, बर्निंग कैंडल लाओगे, तो ये पॉप साउंड के साथ, तो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ बर्न करेगी। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जिंक अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जिंक अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ऐसा ही बिहेवियर एक और एलिमेंट करता है जिसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं। इसकी भी दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या सॉल्ट बनाता है, जिंक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये दोनों आपको याद रखना है। सोडियम जिंकेट ये आपको स्पेशली याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उनकी जो नेचर होती है बेटा एम्फोटेरिक नेचर होती है, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो जिंक जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है और एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, और इसी की तरह मैंने आपको दूसरा क्या एलिमेंट बताया, एल्यूमिनियम। याद रखेंगे, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 2.5 क्या कह रही है ये एक्टिविटी? टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक ए और एक बी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फॉर्मूला याद करना है हमेशा, तभी आप लिख पाएंगे कोई भी रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पर +1, कार्बोनेट पर -2, इसीलिए फॉर्मूला बना Na2CO3। अब जो टेस्ट ट्यूब बी है हमारी, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको कहते हैं, NaHCO3 लिया। ठीक है, अब दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी यहाँ पर। तो बेटा पहले हम देखते हैं कि ये दोनों रिएक्ट क्या करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है, CO2 बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2NaCl लग जाएगा और ये यहाँ पर 2 लग जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस। डाइल्यूट को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मे बी जब HCl डाला था तो रिएक्शन होगी और यहां पर भी बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनता है, NaCl CO2 प्लस H2O, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि हमने व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया। अब इसने कहा कि पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब दोनों ही केस में CO2 गैस बन रही है, दोनों ही केस में CO2 गैस बन रही है और इस गैस को आपने अलग अलग किस में पास कर दिया, लाइम वाटर में पास कर दिया। क्या होता है लाइम वाटर? लाइम वाटर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, स्लेक लाइम को हम लाइम वाटर भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही केस में निकलने वाली गैस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के अंदर यानी कि स्लेक्ड लाइम के अंदर डाला, तो ये जो लाइम वाटर है ना ये मिल्की हो जाएगा। पहले ये कलरलेस होता है, फिर ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों होता है मिल्की? क्योंकि यहाँ होती है एक रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा ये व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से, और ये सॉलिड होता है ना,
इसकी फॉर्मेशन की वजह से ही लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि दोनों ही कंडीशन में जो गैस निकलती है वो सेम है, क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 2.6। ये हमें क्या कह रही है? Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. इसने ये कहा कि भाई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने NaOH लिया और उसके अंदर हमने डाल दिया phenolphthalein solution. What is the color of the solution? भाई आपको पता है बेस में जब आप phenolphthalein डालते हो तो कलर पिंक आता है, पिंक कलर आता है, जो ये शो करता है कि जो सॉल्यूशन है, जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा है, नेचर में बेसिक है, बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन का कलर क्या आ गया, पिंक आ गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया HCl और हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करते जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का जो कलर है बेटा, वहां पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि कलर चेंज हुआ है इसका मतलब यहां कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। बिल्कुल, जब आपने NaOH के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाला तो यहां पर हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि NaOH बेस था, HCl क्या था, एसिड था। दोनों ने रिएक्ट करके NaCl बना दिया और साथ में बना दिया वाटर, राइट। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं NaCl, क्योंकि बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन आई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई, क्योंकि अब ये जो रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के साथ HPH कोई कलर नहीं देता। ठीक है, अब क्या किया है फर्दर इस सॉल्यूशन के अंदर फिर से हमने क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH ऐड करनी शुरू कर दी। जब NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर डाली गई तो HCl तो खत्म हो गया, लेकिन NaOH क्या हो गया, NaOH जो बेस है हमारा वो लेफ्ट रह गया अनरिएक्टेड। जब ये अनरिएक्टेड रह गया तो और आपने HPH इसमें ऐड करा, आपने क्या ऐड किया, हाँ, तो आपने HPH तो पहले ही डाला हुआ था। व्हाई डिड द कलर ऑफ HPH चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, ये तो मैंने बता दिया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया। व्हाई डिड द कलर ऑफ HPH चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया और न्यूट्रल के साथ कलर डिसअपियर हो गया न्यूट्रल मीडियम में। फिर जब आपने NaOH डाला तो NaOH जो बेस है वो अनरिएक्टेड है, मीडियम फिर से क्या हो गया, यहाँ पर बेसिक हो गया, और बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर फिर से क्या हो गया, अपीयर हो गया, पिंक कलर अगेन अपीयर हो गया। तो ये पूरी प्रोसीजर है कि जब आपने NaOH के अंदर फिनोल्फथलीन डाला तो पिंक कलर आएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में फिनोल्फथलीन पिंक कलर देता है। फिर आपने उसके अंदर HCl डाला तो मीडियम न्यूट्रल हो गया, दोनों ने मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दी, न्यूट्रल मीडियम में कलर नहीं देता है HPH। अब आपने फिर से उसमें NaOH डाला तो फिर बेसिक मीडियम इंक्रीज हो गया, क्योंकि HCl खत्म हो चुका था, अनरिएक्टेड रह गया था NaOH। तो NaOH जब अनरिएक्टेड रहा तो उसने मीडियम को बेसिक करने का काम कर दिया, तो फिर से HPH पिंक कलर शो कर देता है, सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट रिएक्टिविटी क्या है हमारी, नेक्स्ट एक्टिविटी हमें हमारी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड लिटिल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसने यहाँ पर हमें कहा है डाइल्यूट एसिड हम इसमें डालेंगे, तो नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। कलर क्या, कलर में कोई चेंज हो गया होगा क्या, ये देखना है, और साथ में आपको ये बताना है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा। देखो पहले हम ये बात करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है क्या। कॉपर का ऑक्साइड है,
मेटल का ऑक्साइड है, नेचर में बेसिक होता है। किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होगा बेटा, ये चीज नोट करें, मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। तो CO2 क्या है? एसिडिक है, क्योंकि कार्बन इज अ नॉन मेटल, है ना। CuO क्या है? बेसिक है, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल। Na2O क्या है? बेसिक है, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल। गॉट इट? तो आपको ये पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब इस बेसिक में बेस में आपने क्या डाला? आपने एसिड डाला, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में याद रखेंगे, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनने वाला है? यहाँ पर सॉल्ट बनेगा CuCl2 और साथ में निकलेगा वाटर। जो ये सॉल्ट बना, ये होता है बेटा ब्लू ग्रीन कलर का। लेकिन जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ये होता है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर किस में चेंज हो गया? ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? CuCl2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है। कलर चेंज ये शो करता है, ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट हम एक्टिविटी देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में तो हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास ग्लूकोज, हमारे पास है एल्कोहल, साथ ही हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का जो बेटा HCl फॉर्मूला किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। और सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हम आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता? आता है, C6H12 वो 6 होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं आता? आता है, ROH होता है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था। तो ये 4 यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, और आपको इन सॉल्यूशन के साथ बारी बारी से ये apparatus है सेट करना है। क्या किया है इस apparatus में? एक इसने क्या लिया? फ्लास्क लिया, है ना। उसके अंदर इसने कॉर्क रखी, रबर कॉर्क रखी, और ये इसने 2 नेल्स लगा दी। ये नेल्स क्या कर रही हैं? ये इलेक्ट्रोड का काम करेंगी, और इन नेल्स को इसने बैटरी से जोड़ दिया और एक बल्ब भी लगा दिया, साथ में स्विच भी लगा दिया। अब इस बीकर के अंदर, जो इसने बीकर लिया, इसके अंदर अब इसके पास 4 सॉल्यूशन है, 1 2 3 4। बारी बारी से ये सॉल्यूशन डालेगा, मतलब एक सॉल्यूशन डालेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, दूसरा डालेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ऐसे करेगा। तो इसने बारी बारी से इसके अंदर सॉल्यूशन डाला और चेक किया। क्या चेक किया? इसने ये चेक किया कि भैया ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। जब उसने इसके अंदर ग्लूकोज डाला, स्विच को ऑन किया, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया। बल्ब क्या है? ग्लो नहीं किया। जब इसने अल्कोहल डाला तो तब भी बल्ब ग्लो नहीं किया, लेकिन जब HCl डाला तो बल्ब क्या हो गया? बल्ब ग्लो करने लग गया। H2SO4 डाला तो भी बल्ब क्या हुआ बेटा? ग्लो करने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये कह रहा है कि, और आपसे पूछ रहा है क्या सारे केस में बल्ब ग्लो हो रहा है? नहीं नहीं, सारे केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा भाई। ग्लूकोज और अल्कोहल में तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, HCl और H2SO4 में बल्ब ग्लो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो HCl और H2SO4 हैं, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आयंस में टूट जाते हैं। इसमें टूट जाते हैं आयंस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह जो H2SO4 होता है वो भी आयंस में टूट जाता है, 2H पॉजिटिव और HO4 माइनस। और ये आयंस ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या करते हैं? ये घूमते हैं, कंडक्शन करते हैं, और कंडक्शन जब ये करते हैं, इन्हीं की इसी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एक बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्ट, लिख देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल है बेटा, ये आयंस में नहीं टूटते, ये आयंस नहीं बनाते। दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर मैं आपको एक नई टर्म बता रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डालने पर आयंस में नहीं टूटते। तो ये आयंस में नहीं टूटते। जब आयन ही नहीं है, आयन एब्सेंट है, तो कंडक्शन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। कंडक्शन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। But in case of HCl and H2SO4, both are strong acid, strong electrolyte, तो वाटर में डालने पर आयंस में टूटेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसी वजह से बल्ब ग्लो होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए सभी के अंदर हाइड्रोजन है। देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, या वो एसिडिक होगा नेचर में, या वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो आयंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा। गॉट इट? तो जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, केवल वही, उन्हीं की प्रेजेंस में बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटीज 2.9। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर लिया गया है सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को लिया गया यहाँ पे, साथ में यहाँ पे लिया है H2SO4 डाला गया इसमें। जब सोडियम क्लोराइड के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके H2SO4 डाला गया बहुत ध्यान से, तो यहाँ बन गया Na2SO4 और साथ में HCl गैस। अब जो ये HCl गैस है, यहाँ पर कॉर्क लगाई गई और ये जो HCl गैस है ये बाहर निकल रही है इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। HCl गैस जैसे ही बाहर निकली तो हमने यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट किए इस HCl गैस के साथ। एक तो हम इसके पास लेकर आए ड्राई लिटमस पेपर। ये जो गैस निकल रही थी ये भी ड्राई थी। ड्राई लिटमस पेपर लेकर आए तो इस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि ये तो एसिड था, इसको तो कलर चेंज करना चाहिए था। तो बेटा जो एसिड होता है, अब हमें यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, एसिड ना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। और ये जो H पॉजिटिव है ना, जो वाटर में डालने पर है ना H पॉजिटिव देता है जो HCl, यही H पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के, इसके एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर का क्या मतलब है कि जो H आयन देता है, जो H आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर H आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो जब ये ड्राई है तो ये आयन में टूटेगा नहीं और H आयन हमें मिलेगा नहीं। जब H आयन नहीं मिलेगा तो लिटमस पेपर पर कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए हम इसके पास, तो क्या होगा? मॉइस्ट लिटमस पेपर, ब्लू कलर का ही लिटमस पेपर लाए हैं दोनों केस में। आपको कलर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसने पकड़ा हुआ है बच्चे ने हाथ में। तो यहाँ पर हमें रेड कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वो भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आकर ना, जब मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में HCl आएगी ना, तो ये भी मॉइस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? मॉइस्ट हो जाएगी। इसको नमी मिलेगी, नमी मिलेगी तो ये H आयन देगी, और H आयन देगी तो एसिड का काम करेगी और लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगी। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे ना जब भी ये वाला ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है, ये शायद आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है जो CBSE ने रिलीज किया है। और ये एक चीज बनी होती है, ये जैसे वो नहीं होते सांप, वो मदारी जो होते हैं, जो मदारी नहीं क्या बोलते हैं, इनको सपेरे बोलते हैं, जो बीन बजाते हैं, ऐसी सी ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर का क्या काम है बेटा? इसको कहते हैं गार्ड ट्यूब, और इसमें लिखा भी हुआ है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये जो गार्ड ट्यूब होती है, इसका क्या काम होता है? हमने जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ड्राई HCl गैस थी ये, और ड्राई ही लिटमस पेपर लिया था। अब अगर एनवायरनमेंट में हल्की सी नमी होगी तो ये जब HCl गैस बाहर निकलेगी तो ये भी मॉइस्ट हो जाएगी, और हमें सही एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पाएंगे। हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि अच्छा ड्राई में तो H आयन आते ही नहीं है, हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस HCl गैस को ड्राई रखना पड़ेगा। तो हम इसे गार्ड ट्यूब में से पास करते हैं, और ये जो गार्ड ट्यूब होती है ना,
इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है। जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जिसको भी आप ड्राई करना चाहते हो, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर देता है, ड्राई कर देता है गैस को, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2.10। हाँ जी, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिया एक बीकर और बीकर के अंदर लिया वाटर। अब इस वाटर के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं H2SO4 और इसको हम साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्विल भी कर रहे हैं, इसको हम मिला भी रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। और अब अगर हम बीकर के बेस को टच करते हैं तो टेम्परेचर में क्या चेंज होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इट इज एन, अब पूछ रहा है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बीकर का तो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर कह रहा है कि इस प्रोसेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिपीट करो। पानी में ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालो जैसे H2SO4 आपने डाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक दो बात कर लेते हैं। जब आपके पास H2SO4 होता है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है और आपने देखा होगा कि लैब में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का बेटा हम डाइल्यूशन कर देते हैं, इसमें हम वाटर मिलाते हैं तो ये डाइल्यूट H2SO4 बन जाता है। लेकिन इसको डाइल्यूट करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि हमें कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, हमें H2O के अंदर, वाटर के अंदर H2SO4 को डालना है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम H2SO4 के अंदर वाटर डालते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जब आप इसके अंदर जैसे ही H2SO4 के अंदर जैसे ही पानी डालोगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है और H2SO4 ज्यादा है, तो बहुत तेज रिएक्शन होगी, स्प्लैश होगा और आपके फेस पर भी उसके छींटे आ सकते हैं ना, आप जल भी सकते हो। तो क्या करना है आपको, वाटर में H2SO4 डालना है, ठीक है, धीरे धीरे डालना है, स्लोली डालना है, स्लोली डालना है, वाटर के अंदर डालना है और कांस्टेंट स्टरिंग करनी है, घुमाते रहना है इसको, कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना है, इसको स्टर करते रहना है, कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते रहना। जब आप इसमें, अब मैम आप तो कह रहे हो कि H2SO4 में जैसे पानी डालते हैं एक्सोथर्मिक होती है, तो पानी में H2SO4 डालोगे तो भी तो एक्सोथर्मिक होगी। भाई अगर आप खरबूजे के ऊपर चाकू मारो या चाकू के ऊपर खरबूजा, कटने तो खरबूजे को ही है ना, बात तो यही हो रही है। तो यहाँ पर भी तो एक्सोथर्मिक होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन आप जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और आप H2SO4 डाल रहे हो ड्रॉप बाई ड्रॉप, मिक्स भी कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर निकलेगा ना, तो ये जो वाटर है उस टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करने का काम करता है, तो वो रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती, राइट। इसीलिए जब भी हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हम वाटर में हम धीरे धीरे एसिड डालें, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है। अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे तो क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, स्प्लैश आउट हो जाएगा एसिड, और क्या होगा, बर्निंग हो सकती है, राइट। और वो जो ग्लास का जो आपका कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है। अब ऐसे ही अगर NaOH डाला जाता है वहां पर भी यही होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहां पर भी जो बीकर है वो हीट अप हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इस एक्टिविटी में तो कुछ खास आपको करना नहीं है, पीएच सॉल्यूशन का पता करना है। ये हमें कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं तो बेटा इनकी पीएच मैं लिख रही हूं टेबल में और आपको लर्न करनी है। देखिए खाने से पहले सलाइवा जो होता है, हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है उसकी पीएच क्या होती है, बेसिक के आसपास होती है, 7.4 के आसपास होती है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं हमारे मुंह में बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, और हम शुगर वगैरह जो भी चीजें खाते हैं उनको ब्रेक करते हैं तो हमारे मुंह में एसिड बनने लगता है, इसलिए जो पीएच है वो डिक्रीज होकर 5.8 हो जाती है।
लेमन जूस आपको पता है इसके अंदर एसिड होता है, साइट्रिक एसिड 2.5 होती है। एरिएटेड ड्रिंक भी थोड़े से एसिडिक होते हैं, 6.0। कैरेट जूस 5.6 के आसपास होता है, ये भी थोड़ा सा पीने में खट्टा लगता है ना। कॉफी जो होती है इसका जो पीएच होता है और भी कम होता है, 5.0 के आसपास होता है। टोमेटो जूस और भी ज्यादा एसिडिक है, 4.1 है ना, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर के अंदर। और टैप वाटर प्योर वाटर नहीं है, टैप वाटर कह रहा है, तो इसका होगा 6.9 से 7.1। NaOH होता है 14 और 1 mHCl की जो वैल्यू होती है पीएच की 0 से 1 तक। सॉरी, ये मैंने पीएच की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, अब हम कलर लिख लेंगे इस वाले टेबल में ना। मैंने पहले पीएच की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर पीएच की वैल्यू इस कॉलम में आ गई। चलो कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम कलर यूज करेंगे, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर होते हैं और ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया सारे एसिड ब्लू कलर रेड कलर देंगे, सारे बेस ब्लू कलर देंगे। ये हर एक जरा जरा सी पीएच चेंज होते ही कलर चेंज कर देते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेट हमें बता पाते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक। ये काम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखते हैं 7.4 पे हमें जो कलर मिलता है वो होता है ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, और ये सब्सटेंस कैसा हुआ? माइल्ड बेसिक हुआ, इट इज माइल्ड बेसिक। 5.8 बेसिक है नेचर में? नो, इट्स नॉट बेसिक, इट इज अ माइल्ड एसिडिक। इट इज माइल्ड एसिडिक। आपको पता है ना बेस और एसिड का क्या स्केल होता है? देखो 7 पे होता है आपका न्यूट्रल, 7 से नीचे है ना, 0 to 7 हो गया आपका एसिडिक और 7 से 14 हो गया आपका बेसिक। और इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन और येलो। नोट करेंगे सब अपनी नोटबुक में बेटा, नोट कर लेंगे। 2.5 लेमन जूस, लेमन जूस शो करता है रेड ऑरेंज कलर। 6 पर होता है आपका ग्रीन येलो। 5.6 पर होता है आपका येलो ग्रीन, लगभग सेम सा ही कलर होता है। कॉफी 5 पर कलर देती है ऑरेंज और येलो। टोमेटो जूस देता है ऑरेंज कलर, इट इज ऑरेंज। टैप वाटर देता है ग्रीन कलर, न्यूट्रल के आसपास है, ग्रीन कलर मिलता है न्यूट्रल पर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। 1 MnOH 14 इसकी पीएच है, ये वॉयलेट कलर देगा, वॉयलेट कलर देगा। और 1 MHCl मैक्सिमम एसिडिक है, रेड कलर आएगा। तो ये एसिड है, ये बहुत अच्छे वाला बेस है, ये न्यूट्रल है, इसका जो ये जो नेचर है ये भी एसिडिक है, इट इज ऑल्सो एसिडिक, ये भी एसिडिक है, माइल्ड एसिडिक है। एंड व्हेन pH is 2.5 इट इज एसिडिक, अच्छा एसिडिक। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप नेचर हो गया सबसे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ, विबग्योर। विबग्योर में विबग्योर में विबग्योर, ये विबग्योर है, ये सेंटर का कलर है, ये न्यूट्रल है। ये विबग्योर में वॉयलेट है, ये बेसिक है, और जो रेड है वो बेटा आपका एसिडिक है। बिल्कुल विबग्योर की तरह देखो काम कर रहा है। तो थोड़ा सा कम माइल्ड एसिडिक है, वो ऑरेंज येलो कलर दे रहा है, देखो ऑरेंज येलो कलर मिल रहा है हमें, राइट। और पास चले जाएंगे तो येलो ग्रीन कलर मिलने लगेगा, 6 के आसपास येलो ग्रीन मिलने लगा। ओके, तो इस तरह से हम पीएच निकालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी कर रही है सॉयल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ली थोड़ी सी सॉयल यानी कि मिट्टी, सॉयल ली, सॉयल में वाटर डाला यानी कि सॉयल का सॉल्यूशन बना लिया। अब इसको हमने क्या किया, शेक किया अच्छे से और फिर फिल्टर कर लिया।
फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिला, जो छानने के बाद जो हमें वो पानी मिला, जो फिल्ट्रेट मिला, अब इसमें हमने डाला यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, हमने इसको टेस्ट किया। क्या किया हमने इसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ हमने टेस्ट किया और इसकी पीएच निकाली, जो कलर आया उसके हिसाब से। तो अगर इस सॉयल की पीएच 7 आएगी, है ना, तो दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्टली प्लांट। अधिकतर, कुछ को छोड़कर, कुछ प्लांट एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं, एसिडिक मिट्टी में, कुछ बेसिक मिट्टी में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अधिकतर प्लांट बेसिक जो न्यूट्रल होता है ना, उसमें अच्छा काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये जो सॉयल हो वो ना तो बहुत एसिडिक हो ना बहुत बेसिक हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो सॉयल है उसकी पीएच कम है, मतलब उसकी पीएच लेस देन 7 है, तो वो कैसी होगी? नेचर में एसिडिक होगी। और अगर उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो कैसी होगी? नेचर में बेसिक होगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि सॉइल शुड बी न्यूट्रल इन नेचर, है ना, अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूट्रल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें बेस ऐड करते हैं। हम क्या क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, यानी कि क्विक लाइम डालते हैं, स्लेक्ड लाइम डालते हैं, या फिर हम मार्बल डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, इसका पाउडर डालते हैं। ये मिक्स करते हैं, ये बेसिक है नेचर में, तो मिट्टी क्या हो जाती है? सॉइल क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है, बेसिक है, तो इसमें हमें कुछ एसिडिक डालना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या डालते हैं? एसिडिक कंटेंट किसमें ज्यादा होता है? हम इसमें डालते हैं मैन्योर, या फिर डालते हैं हम इसमें कंपोस्ट। इसके अंदर क्या होता है? एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है। तो एसिडिक कंटेंट होने की वजह से ये इस मिट्टी की एल्केलिनिटी को रिड्यूस कर देता है और हमारी जो सॉइल है वो अच्छी हो जाती है, जिसमें फसलें अच्छी उग पाती। हाँ जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 2.13 और ये क्या कह रही है? इसमें हमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं सॉल्ट के, है ना। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल बना दी है जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सारे मैंने यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्मूले लिख दिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और NH4। ठीक है। इसने ये कहा है कि हमें ये बताना है कि इसमें हमें जो सॉल्ट है वो किस एसिड और बेस से मिलता है। देखो, एसिड और बेस रिएक्ट करके आपस में, मैंने भी आपको बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो जो ये सॉल्ट है इसका हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बताना है कि कौन है, और ये बताना है कि ये जो सॉल्ट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। तो देखिए, अगर मैं K2SO4 की बात करूं, पहले मैं आपको K2SO4 समझा देती हूँ आपको करना कैसे है एग्जाम में। K2SO4 में आपको पता चल रहा है कि K पॉजिटिव है और SO4 वाला पार्ट क्या है? -2 चार्ज है, ठीक है। आप एक तरफ H पॉजिटिव लिख लो और एक तरफ OH नेगेटिव लिख लो। भाई वाटर यहाँ पर निकला है ना, इसके साथ में वाटर निकला है, ठीक है। वाटर है और K2SO4 है, ये तो आपको पता है कि कोई सॉल्ट है उसके साथ वाटर बना होगा। अब इनको क्रॉस में जोड़ दो, मतलब प्लस वाले को माइनस के साथ लगा दो और माइनस वाले को प्लस के साथ लगा दो, तो आपको पेरेंट एसिड और बेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लगाते हैं K2 और OH, तो ये बन जाएगा KOH। K2 कुछ नहीं होता ना, वो तो दो इस SO सल्फेट के -2 थे, इस वजह से K के हमने 2 लिए थे। अब यहाँ पर OH पर भी -1 है और K पर भी +1 है, और ये बन जाएगा H2SO4, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर +2 है, तो हमें 2 H लेने पड़ेंगे, तो ये H2SO। तो जब ये बेस इस एसिड से रिएक्ट करा तो हमें ये सॉल्ट और वाटर मिला, ठीक है। जैसे मैं आपको NH4Cl करके दिखाती हूँ। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव। अब हमें H और OH जोड़ना है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट के साथ H पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव पार्ट के साथ OH नेगेटिव जाएगा। भाई नेगेटिव के कैटायन के साथ एनायन जुड़ेगा, एनायन के साथ कैटायन जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया? NH4OH बन गया, जो कि बेस है। OH आ रहा है तो बेस है, और HCl बन गया, H आ रहा है यहाँ पर तो ये एसिड है,
तो पेरेंट एसिड और बेस आपको मिल जाएगी। इस तरह से मैंने पूरी आपके लिए लिस्ट बना दी है, ठीक है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन इनका पेरेंट एसिड और कौन पेरेंट बेस है। अब अगर फैमिली की बात करें तो ये सारे के सारे देखो सल्फेट है, यहां से लेकर यहां तक सल्फेट है, तो आप इनको सल्फेट फैमिली कह सकते हो। यहां तक आप क्या कह सकते हो, सल्फेट फैमिली। इसके बाद सारे के सारे सोडियम है या फिर सारे के सारे हाइड्रोक्साइड है, तो आप इनको हाइड्रोक्साइड फैमिली भी कह सकते हो। या फिर जितने भी सोडियम है, जैसे ये NaOH है, ये भी NaOH है, ये भी NaOH है, ये भी NaOH, मतलब ये NaCl, NaNO3, इन सब में जो कैटायन है वो सोडियम है, तो आप इसको सोडियम फैमिली भी कह सकते हो। एनायन अगर कॉमन है तो एनायन के उस पर नाम रख लो, कैटायन कॉमन है तो कैटायन के पर नाम रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हमें क्या बता रही है, एक चार्ट की फॉर्म में ही है बेटा ये एक्टिविटी भी। मैंने इसके लिए भी आपके लिए एक चार्ट बना दिया है। क्या कह रही है ये इसमें हमें, ये कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल। कौन कौन से सॉल्ट सैंपल है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट है, मैंने सबके फॉर्मूले लिख दिए हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सॉल्ट हमने लिए, इनको डिस्टिल वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे। डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है। हमने वाटर को हीट किया, उसकी वेपर को इकट्ठा करके ठंडा किया, तो जो हमें मिला दैट इज डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में हम कहते हैं कि इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, मतलब वो प्योर फॉर्म होती है वाटर की। तो हम सॉलिबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि डिस्टिल वाटर में इन सॉल्ट को घोलेंगे और इनकी सॉलिबिलिटी चेक करेंगे। साथ में हम क्या देखेंगे, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। पीएच पेपर यूज करके हम इनकी पीएच निकालेंगे। साथ ही हम ये बताएंगे कि ये न्यूट्रल है, बेसिक है या एसिडिक है, वो हम पीएच को देखकर बता सकते हैं। और ये इनके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस भी बताएं। तो मैं पहले NaCl की बात कर लेती हूँ। सबसे पहला हमारा क्या है, NaCl। NaCl मैंने क्या बताया, सॉल्ट है, इसके नीचे आप लिख लो वाटर, मैंने वाटर लिख लिया। अब कैटायन को एनायन के साथ जोड़ दो और एनायन को कैटायन के साथ जोड़ दो, आपको पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पूरे एसिड को पूरा बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, तो जो हमारा मीडियम है वो न्यूट्रल बन जाता है, तो जो हमारा बेस है वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और उसकी पीएच बेटा 7 आएगी। देखो पीएच 7 आई है। इसी तरह HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 आई है। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3COONA। CH3COONA, इसमें Na क्या है, Na पॉजिटिव है और CH3COO नेगेटिव है। नेगेटिव वाले के साथ में H पॉजिटिव जोड़ दें और पॉजिटिव के साथ हम OH नेगेटिव जोड़ दें, तो पेरेंट क्या मिल जाएंगे, NaOH बेस मिल जाएगा और एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। अब ये एसिड तो वीक हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो बहुत धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं। पानी में डाला आपने तो 0.01% इसने H आयन दिया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं। जैसे ही आपने पानी में डाला सारा का सारा एसिड टूट कर H आयन बना देगा, 100% H आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H आयन देता है पानी में डालने पर उनको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और जो बहुत कम देता है, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उनको हम वीक कहते हैं। तो अब एसिटिक एसिड क्योंकि वीक है तो ये धीरे धीरे टूटेगा, जब ये टूटेगा तो कम H आयन देगा, लेकिन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ज्यादा OH आयन देगा। तो OH आयन ज्यादा है, H आयन कम है, तो कम H आयन तो OH से रिप्लेस हो गए, न्यूट्रल हो गए, लेकिन तब भी OH आयन बच गए। तो जो हमारा पूरा जो रिजल्टेंट जो मीडियम बना वो हमारा बेसिक बनेगा और पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ये देखो ग्रेटर देन 7 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ आपको, NaHCO3।
NaHCO3 में जो HCO3 होता है ये नेगेटिव होता है और Na क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इसके आगे OH लगा दो, इसके आगे H पॉजिटिव लगा दो, क्या बन गया, NaOH बन गया, साथ में बन गया ये H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा टूटेगा, ज्यादा OH आयन देगा, मीडियम को बेसिक बना देगा, तो pH ग्रेटर देन 7। इस तरह से सबकी हम pH पता कर सकते हैं। हमें मीडियम अगर पता चल गया तो पता चल जाएगा कि अगर बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगी, न्यूट्रल है तो 7 होगी, अगर एसिड है तो 7 से कम होगी। और ये सारे के सारे जो सॉल्ट होते हैं ना, ये लगभग सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, चलिए अगली एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी इस चैप्टर की। बहुत सारी एक्टिविटी कर ली हमने, 15 एक्टिविटी दे रखी थी इस चैप्टर में। इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को लिया है। कॉपर सल्फेट को हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया है और ये हमने क्रिस्टल लिए हैं और क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O और ये ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। पहले तो आप ये चीज याद कर लें, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब जब आपने इसको हीट किया तो मैंने पहले भी बताया है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, इसमें से ये वाटर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, कॉपर सल्फेट का जो डिहाइड्रेटेड अब जो बचा है सॉल्ट, दैट इज व्हाइट इन कलर, इट इज व्हाइट इन कलर, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, पानी निकल गया। अब अगर आप इस डिहाइड्रेटेड के अंदर ये कह रहा है आप थोड़े से वाटर की ड्रॉपलेट डाल दो, 2-3 ड्रॉप वाटर की डाल दो, बेटा डालते ही ये फिर से इस वाटर को अपने साथ लगा लेगा और CuSO4 × 5H2O बनाकर ब्लू कलर के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, 5H2O यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हमने इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज कर ली और बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। आई थिंक आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, एकदम पक्का हो गया होगा। तो बेटा ऑल द बेस्ट।